लास्ट क्लास में हमने थ्योरी करी डेप्रिसिएशन की, मीनिंग, कॉजेज, फैक्टर्स, सारे थ्योरी पॉइंट से सारे डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कवर कर लिया। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन के। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एक ही मेथड के डिफरेंट नेम्स हैं। होता क्या है? इन दिस मेथड depreciation is calculated every year on the original cost of the asset. Every year depreciation is calculated on the original cost of the asset. जितने का आपने खरीदा था ओरिजिनली, हर साल डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट होगी। कैसे होगी वो तो अभी हम सीखेंगे, बट अभी बस नेम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स डिस्कस हो रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, original cost method, different names. Why such names? Because depreciation is being calculated every year on the original cost. आपने 10 लाख का एसेट खरीदा था तो हर साल 10 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। चाहे आप थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो या फोर्थ ईयर की या फर्स्ट ईयर की, डेप्रिसिएशन will always be calculated on the original cost। 10 लाख जो अभी हमने एग्जांपल किया उसके ऊपर। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के डिफरेंट नेम्स। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही मेथड के डिफरेंट नेम्स हैं। एक ही मेथड के डिफरेंट नेम्स हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड depreciation is calculated every year on the depreciated value of the asset। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का एसेट खरीदा था, 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है
तो फर्स्ट ईयर उसके ऊपर 1 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई, तो सेकेंड ईयर अब उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू 9 लाख है, तो 9 लाख के ऊपर अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। अगर 10% है तो 9 लाख का 10% 90,000। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो दो मेथड्स हैं, दोनों पे हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। मेथड कोई भी हो, आपकी जर्नल एंट्रीज चेंज नहीं होती, लेजर पोस्टिंग चेंज नहीं होती। जो भी चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का मेथड। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, बस वो दोनों केसेस में डिफरेंट है। जर्नल एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेजर पोस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड करो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड करो। पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज रिवाइज कराऊंगा कि एसेट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कौन सी यूज होंगी इस चैप्टर में। लेजर क्वेश्चन में आएगा क्या, हमें बनाना होगा एसेट का अकाउंट, बट उससे पहले एक बार हम जर्नल एंट्रीज जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, जिसके बेसिस पे आप एसेट का लेजर अकाउंट बनाएंगे, वो हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले आप एसेट खरीदोगे, तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या यूज होंगी इस चैप्टर में, देखते हैं एक एक करके सारी रिवाइज कराऊंगा। ऑल्दो आपको सारी आती हैं, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, तो जर्नल एंट्रीज टू बी पास, जर्नल एंट्रीज टू बी पास, ध्यान से देखना। नंबर 1, when an asset is purchased, when an asset is purchased, सबसे पहले वो आपने कोई एसेट खरीदा, कोई भी एसेट, आप लैंड खरीद रहे हो, लैंड या बिल्डिंग, लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, बिल्डिंग खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, प्लांट खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, कोई भी एसेट खरीद रहे हो, तो पहली एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू। इस चैप्टर के पर्पस के लिए, इस चैप्टर के पर्पस के लिए प्लीज जर्नल के रूल सेम रहेंगे कि जब तक बोल नहीं रहे कि चेक से पेमेंट है, तब तक चेक से पेमेंट नहीं होगी, कैश से होगी। लेकिन कंपनीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जब एसेट परचेज करते हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कैश में थोड़ी ना ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स एक्ट अलाउ ही नहीं करता कि 20,000 रुपए के ऊपर की ट्रांजैक्शन आप कैश में कर सको। तो यहाँ पे कन्वीनियंस से टेक्निकली जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कर रहे हो, प्लीज तब जब भी आप एसेट परचेज कर रहे हो तो बैंक के थ्रू एंट्रीज पास करनी चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, नॉर्मल एंट्री एसेट परचेज करने की, बट वो सब रूल्स ध्यान रखना कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड at the time of purchase of an asset, any expenditure incurred to bring the asset into its working condition will be added to the cost of the asset. तो उसकी एंट्री भी क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो क्या होगा, ध्यान क्या देना है, वो जब हमने करे थे फैक्टर्स और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो उसमें पहला फैक्टर था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो उसमें क्या क्या ऐड होता है, प्लीज वो सारे रूल्स पता होने चाहिए। कोई उस पर कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। और अगर सेकेंड हैंड एसेट खरीद रहा है और उसी टाइम उसमें कुछ रिपेयर्स हुई हैं, तो रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड एसेट आर ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या क्या एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता था, जीएसटी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टू परचेज एन एसेट, लोन लेना पड़ा एसेट के लिए, तो उस पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है। नॉर्मल रूटीन में आप रिपेयर्स करा रहे हो, रिन्यूअल्स करा रहे हो, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। अगर कोई मेजर रिपेयर है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा।
तो पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पहले भी कर चुके हैं बहुत बारी, एक और बार से। फिर उसके बाद होगा एंट्री नंबर 2, व्हेन depreciation is charged on the asset, when depreciation is charged on the asset। तो जब depreciation charge होगी तो depreciation charge करने की एंट्री क्या है, depreciation account debited, depreciation account debited to fixed asset account। depreciation क्यों डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिटेड। एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। अब कैसे कैलकुलेट होगी वो सब अभी हम सीखेंगे कि टाइम पीरियड, डेट ऑफ परचेज, ऑल दिस विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट है। अमाउंट क्या आएंगे, वो तो एसेट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। वो सारी कैलकुलेशन अभी हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, आपने एसेट खरीदा, आपका एसेट डेप्रिशिएट हुआ और आपने एसेट बेचा। ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकती हैं। when the third क्या है, when the asset is sold, आपका एसेट पुराना हो गया, अब आपने वो एसेट बेच दिया। तो अब ध्यान से देखना, इसमें 3 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। केस 1, if the asset is sold at par। केस 1, if the asset is sold at par। sold at par मतलब no profit no loss। asset is sold at par मतलब no profit no loss। जितने का आपका एसेट था उतने का आपने बेच दिया। बुक वैल्यू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बुक वैल्यू। इस केस में क्या होगा, when the book value is equal to the sale value। when the book value is equal to the sale value। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, book value is equal to historical cost, historical cost, historical cost, original cost एक ही बात होती है, original cost minus depreciation till date। आपने कितने का खरीदा माइनस उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो आगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आपने 10 लाख का खरीदा था, फर्स्ट ईयर उस पर 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगी, तो 1 साल के बाद वो 9 लाख का हो गया। तो 1 साल के बाद अगर मैं पूछूंगा बुक वैल्यू क्या है, 9 लाख। बुक वैल्यू आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू एज ऑन डेट क्या आ रही है। सेल वैल्यू आपने कितने का बेचा। सो इफ द बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एसेट बेच रहे हो तो पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एसेट जा रहा है इसलिए एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। तो केस 1, if the asset is sold at par, इसी में ही बताया 3 केसेस हो सकते हैं। तो केस 2 क्या होगा, केस 2, when the asset is sold at a profit। कभी कभी थियोरेटिकली ऐसा अजूबा हो सकता है कि आपने अपना पुराना एसेट प्रॉफिट पे बेच दिया। ये कब पॉसिबल है, when the sale value is more than the book value। when the sale value is more than the book value। एग्जाम्पल, बुक वैल्यू थी 50,000, बुक वैल्यू थी 50,000 और सेल वैल्यू थी 60,000।
एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके एसेट की वैल्यू आ रही थी 50,000, आपने बेचा 60,000 का, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पैसे तो आए, बैंक अकाउंट, इसमें क्या आएगा? बैंक में हमेशा आती है सेल वैल्यू। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमेशा किससे क्रेडिट होगा? बुक वैल्यू से, उतने से ही कम होगा, और जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 60,000। एसेट कितने का गया? 50,000। 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो या तो मैं एसेट पार पे बेचूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, या प्रॉफिट पे, या जो नॉर्मली सिचुएशन होती है आपका जो पुराना एसेट है वो लॉस पे ही जाता है। तो केस 3 क्या होगा? व्हेन द एसेट इज सोल्ड एट अ लॉस। तो लॉस कब होगा? when the sale value is less than the book value. When the sale value is less than the book value, तो क्या होगा इस केस में? एग्जाम्पल, बुक वैल्यू थी 50,000 और आपने उसको बेचा 40,000 का। बुक वैल्यू 50,000, आपने बेचा 40,000 का। अगर लॉस पे बेचा तो एसेट तो पूरा 50,000 का गया, बट आपके पास पैसे कम आए हैं, तो आपका लॉस हुआ है। तो इस केस में बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट में हमेशा क्या आती है? सेल वैल्यू। बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एसेट में से तो हमेशा बुक वैल्यू ही हटाई जाएगी, क्रेडिट जो होगा वो हमेशा बुक वैल्यू से होगा। तो सबसे पहले मतलब अभी तो अकाउंट्स बनाना स्टार्ट होंगे, बट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। तो अकाउंट स्टार्ट करने से पहले एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस केस में होगा क्या? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एनुअली ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जितने का आपने खरीदा था उसी पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दूसरा मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही बात है। रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, रिटन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू गिरती जा रही है। तो इन दिस केस डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर कैलकुलेट होगी। तो मेथड के इंट्रोडक्शन हुई। फिर उसके बाद कोई भी अकाउंट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले क्या आएगा, रिकॉर्डिंग या क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग तो पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे तभी तो उसके लेजर अकाउंट्स बनेंगे। चैप्टर की रिक्वायरमेंट है लेजर अकाउंट बनाना, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेजर बनाना ज्यादा इजी हो जाता है अगर हम उसके जर्नल एंट्रीज को अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे 3 ही ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। एक, आप एसेट खरीद रहे हो, दूसरा एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, और तीसरा एसेट बेच रहे हो। जो आपका सबसे ज्यादा दिमाग लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप पे, कि जब आप एसेट बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सारी कैलकुलेशन वही है इस चैप्टर में। एसेट खरीद रहे हो, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ये नॉर्मल है, तो क्वेश्चन में तो आएगा, बट वो एक हो गया इजी वाला पार्ट। जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला पार्ट होगा वो होगा जब आप एसेट बेच रहे हो। तो जब आप एसेट खरीद रहे हो तो एसेट टू बैंक एंट्री पास करना प्लीज, जर्नल में नहीं। जर्नल में तो हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो मैंने करे हैं, कि अगर बोल रहा है कि चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक आएगा, अदरवाइज कैश। लेकिन जब हम एसेट अकाउंट बना रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ऑल द ट्रांजैक्शन मस्ट बी पास थ्रू
बैंक अकाउंट, बेटर रहता है। कंपनीज इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू नहीं करती। एसेट खरीदा, एसेट टू बैंक, एसेट डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और थर्ड स्टेप जब हमने एसेट बेचा, तो जब आपने एसेट बेचा या तो आप पार पे बेचोगे या पार मतलब जितने का था उतने का बेच दिया बुक वैल्यू पे। ये नहीं कि 10 लाख का खरीदा था 10 लाख का बेचा, नो, 10 लाख का तो आपने खरीदा था, आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो व्हेन द बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सोल्ड एट पार है। अगर बुक वैल्यू सेल वैल्यू से कम है, मतलब बुक वैल्यू थी 50,000, आप 60,000 का बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट पे बेचा। अगर लॉस पे बेचा तो क्या होगा, बुक वैल्यू थी 50,000, आपने बेच दिया 40,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। एक बार आप इन एंट्रीज को देख लें। अब मैं आपको इसको अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, वो करके दिखाओ।